स्वागत है आपका सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने के लिए बेहतर शहरों की लिस्ट में अब जारी कर दिया और 111 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का 14 शहर शामिल बताया जा रहा है। लखनऊ 26वें स्थान पर, वाराणसी 27वें स्थान पर, छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से ये लिस्ट जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है योगी सरकार जिस तरह से विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है, अब ईज ऑफ लिविंग उसके इंडेक्स में भी उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं, यानी कि रहने के लिए बेहतर शहरों की लिस्ट में कई शहर अब उत्तर प्रदेश के आ गए हैं। 111 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं, जिसमें लखनऊ 26वें, वाराणसी 27वें स्थान पर, जबकि छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर रहा है। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से विकास के मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है, उसमें कहा जा सकता है ईज ऑफ लिविंग में इंडेक्स में आना अपने आप में कई शहर बहुत मायने रखता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 14 शहर अगर यूपी के ही उसमें शामिल है तो निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी बात है और सरकार के लिए भी बड़ा मायने रखता है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर वाराणसी, चूंकि केंद्र सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है जिसने ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया, उसमें 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सिर्फ 14 शहर उत्तर प्रदेश के, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ को नंबर 1 और वाराणसी को नंबर 2 पर किया गया। इसके अलावा जो छोटे शहर जो है उसमें भी 27वें छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर। निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो फिल्म सिटी की बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें या फिर और कोई मुद्दा हो, हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कदम आगे बढ़ते हैं। कोविड से लेकर और किसी भी आप जेई की बात करें तो हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा और आज जो ये सूची जारी की गई उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहा है और वैसे भी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश होगी कि जो ये उनकी परंपरा है, जो उनकी पुरस्कार लगातार उत्तर प्रदेश को कई सारी योजनाओं में मिल रहे हैं, तो अब स्वच्छ शहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 14 शहर ऐसे हैं जहां रहने के लिए सबसे बेहतर माने गए और उसमें लखनऊ नंबर 1 पर है। नीलो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि और बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए, और सरकार इस दिशा में आगे लगातार कदम भी बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नोएडा के एसएसपी रहे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण बहाल कर दिए गए हैं। जी हां, 13 महीने से अधिक समय पर सस्पेंड चल रहे थे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण बहाल कर दिए गए हैं। 9 जनवरी 2020 को वैभव कृष्ण नोएडा के एसएसपी रहते हुए निलंबित किए गए थे और करीब 1.5 साल बाद वैभव कृष्ण को बहाल किया गया है। इन पर गोपनीय जांच रिपोर्ट को लीक करने का आरोप था। इसके साथ ही एक महिला के साथ उनकी कथित वीडियो चैट भी वायरल हुई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, वैभव कृष्ण को अब बहाल कर दिया गया है, यानी जो आरोप लगे थे क्या उससे पूरी तरह से फारी हो चुके हैं वैभव कृष्ण? देखिए, जो आरोप पत्र उनको दिया गया था उन तमाम आरोप पत्रों का जवाब दाखिल करने के आधार पर उनको बहाली दी गई है। हालांकि अभी उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है, तो ऐसे में जब तक उनको पोस्टिंग नहीं मिल जाती तब तक सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें पॉजिटिव नहीं मानी जानी चाहिए। जो सबसे खास बात थी, जो कथित वीडियो चैट महिला के साथ लीक हुआ था, उसके बाद एक कार्रवाई हुई थी और इससे पहले उन्होंने जो जो है पूरी रिपोर्ट जो बेहद संवेदनशील थी उसको लीक करने का उन पर आरोप था। इस बात पर उन पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद न सिर्फ आधा दर्जन से ज़्यादा आईपीएसों पर गिरी थी, बल्कि तत्कालीन गाजियाबाद के एसएसपी, मेरठ के एसएसपी और एनसीआर के जो एसएसपी थे उनके बारे में पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग के बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। ये रिपोर्ट लीक करने का उन पर आरोप था। इसके बाद हालांकि सरकार ने तमाम जो आईपीएस थे इस एनसीआर क्षेत्र में उन पर कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया गया था, लेकिन ऐसा माना गया था कि अपने दायित्वों का सही तरीके से। तो अलाउद्दीन, इसको इस तरह से देखें कि इन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है इन तमाम मामलों पर, इनकी बहाली तो हो गई है लेकिन जांच अब भी जारी रहेगी इन पर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जांच जारी रहेगी
और सरकार अभी किसी भी इम्पोर्टेंट जगह पर या ऐसी जगह पर उनको पोस्टिंग देने के मूड में नहीं है जिससे पूरी जांच प्रभावित हो। फिलहाल बहाली से उनके लिए फायदा ये होगा कि तमाम 9 जनवरी 2020 को जो एक आरोप प्रत्यारोप उन पे लगे थे वो कुछ धुले हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बरी नहीं हुए हैं। और हालांकि जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे थे, अभी उन तमाम चीजों की तकनीकी जांच जारी रहेगी। बिल्कुल, तो वैभव कृष्ण की बहाली तो हो गई है, लेकिन जो आरोप उन पर लगे थे उस पर अब भी जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थनगर से, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है, बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश था जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ, एसओजी और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी इसमें घायल हुआ है। घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो 50,000 का इनामी बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में। बातचीत करने के लिए शरद त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कहां पर हुई ये मुठभेड़ और किन किन मामलों में ये वांछित था? सिद्धार्थनगर से मुखबिरों की सूचना पे पता चला कि ये बांसी थाना क्षेत्र के ग्राम करही से सुकरौली वाले मार्ग पर जा रहा था। तो पुलिस ने वार्निंग देकर इनको रोका, जिसमें उसने फायरिंग कर दी देसी असलहे से, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको गोली मारी, जिस उसके बाएं पैर पे लगी। फिलहाल उसको वो भी खतरे से बाहर है। अपने जिले में कुल 35 मुकदमे और अन्य थाना क्षेत्रों में भी वो वांछित था कई मामलों में। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 35 से अधिक मामलों में ये वांछित था। 50,000 का इनामी बदमाश था और एसटीएफ, एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे गोली लगी, लेकिन हालांकि ये खतरे से अब बाहर है, अस्पताल में भर्ती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, और जहां पर आज सीएम गोरखपुर को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं 16 योजनाओं का शिलान्यास भी आज सीएम योगी करने वाले हैं। साथ ही साथ 9 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो शिलान्यास और कार्यक्रम है उनका, और सबसे बड़ी बात है 16 योजनाओं का ये शिलान्यास है, 9 योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, यानी 150 करोड़ की सौगात गोरखपुर की जनता को आज मुख्यमंत्री द्वारा। और बातचीत करने के लिए गोरखपुर से रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, आज 150 करोड़ की सौगात गोरखपुर के लोगों को मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेंडर्स थे, जो सड़कों पर इस तरह से अपना ठेला लगाते थे, यानी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संगठित करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से इन योजनाओं में। बिल्कुल, आज उनके लिए एक बड़ा दिन है और आज उन्हें एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने वहाँ पे जनता दरबार लगाया था और सैकड़ों की संख्या में आए फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी। इस जनता दरबार में सबसे अधिक थाने और राजस्व के मामले सामने आए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पे फरियादी आए हैं उनकी समस्याओं का अधिकारी गंभीरता से निस्तारण करें। और जहाँ तक रही आज तोहफे की बात, तो 150 करोड़ की योजनाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो वेंडर, चलिए, बहुत सही तरीके से आवाज हमारी रामगोपाल तक नहीं उनकी आ रही है हम तक, लेकिन बाद में इस पर अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल। अलीगढ़ की बात करते हैं। यहाँ के टप्पल में आज समाजवादी पार्टी और किसान महापंचायत एक संयुक्त रूप से महापंचायत करने वाली है। किसानों की मांगों के समर्थन में ये महापंचायत हो रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा महापंचायत में आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, वो पहुंचने वाले हैं महापंचायत में, और ये पहली बार होगा कि किसान महापंचायत में अखिलेश पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ उनके साथ मंच शेयर करेंगे जयंत चौधरी भी। और पीलीभीत में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। नेपाल पुलिस और भारतीय तस्करों के बीच मुठभेड़ की एक तस्कर की मौत बताई जा रही है, जबकि दूसरा घायल है। एक तस्कर ने भारतीय सीमा में घुसकर अपनी जान बचाई है। बॉर्डर पर मुठभेड़ की खबर के बाद जिले के आला अफसर, एसएसबी के जवान समेत कई थानों की फोर्स इस वक्त मौके पर पहुंच गई है।
जानकारी एसएसबी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे, नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रतापगढ़ के बलीपुर इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि आग से लगभग 50 लाख रुपए के ऑटो पार्ट्स का नुकसान पहुंचा है, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के साथ करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया जा सका और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थोड़ा पीछे आओ। और प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साल 2016 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये सम्मान भविष्य की जरूरतों के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए नीतिगत हल निकालने के नेतृत्व की प्रतिबद्धता को देखते हुए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और रामपुर के एसपी सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एसडीएम स्वार ने अब्दुल्ला आजम खान पर गलत उम्र दिखाकर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और भगवान राम में आस्था रखने वाले दुनिया के 12 देशों ने अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने की इच्छा जताई है। नेपाल, श्रीलंका, सूरीनाम, फिजी, केन्या, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया अयोध्या में अपना अपना गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। योगी सरकार ने भी आधुनिक सुविधाओं से लैस गेस्ट हाउस बनाने के लिए 12 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया अब इन देशों के गेस्ट हाउसों को शुरू कर दी है। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में आज दूसरे दिन का दौरा है मुख्यमंत्री का और इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया है। जब भी यहां पर पहुंचते हैं जनता की समस्याओं को सुनते हैं और एक एक का जो फरियादी वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के पास वो अपना अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो अपनी अपनी शिकायतों के साथ लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को सीएम तक पहुंचाने के लिए। और इस जनता दरबार में आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनकी अर्जियां ले रहे हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने की वो लगातार बात भी करते हैं। और इसी वजह से लोग भी बड़े आश्रय के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक जनता दरबार लगाया है और जनता उनके पास पहुंची है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आप देख पा रहे हैं। जब भी हमने देखा है कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री का दौरा होता है, आप कतारें देखिए जरा, कितनी लंबी कतार है। सभी मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, अलग अलग समस्याओं के साथ ये हाथों में कागज लिए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दे सके। और मुख्यमंत्री भी एक एक कर सबके पास जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा हुआ है और मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों के पास खुद ही जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका ज्ञापन ले रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि मुख्यमंत्री इस तरह से जनता दरबार लगाते हैं और खासतौर पर गोरखपुर जाते हैं तो लोगों को भी बड़ी उम्मीद रहती है कि जो भी समस्याएं उनके सामने है वो खुद मुख्यमंत्री से बात करें। और रिलायंस फाउंडेशन का एक बड़ा ऐलान आया है। रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा ऐलान, कंपनी के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएगी कंपनी, कोरोना वैक्सीनेशन का खर्चा उठाएगी कंपनी, कर्मचारियों के परिवार का वैक्सीनेशन भी कंपनी ही करवाएगी। RIL में है करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी और कर्मचारियों के परिवार समेत करीब 19 लाख सदस्य हैं जिनको रिलायंस अब
वैक्सीन लगवाने वाली है। तो बड़ी खबर कही जा सकती है, रिलायंस में 6 लाख लोग हैं और उनके परिवार सहित 19 लाख लोग। अब कोरोना के वैक्सीन का खर्चा RIL कंपनी ही उठाएगी। बड़ी खबर है, रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा ऐलान आया है। कंपनी के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएगी कंपनी। कोरोना वैक्सीनेशन का खर्चा भी कंपनी ही उठाएगी। कर्मचारियों के परिवार का वैक्सीनेशन और साथ ही साथ कंपनी RIL में करीब, हम आपको बता दें कि 6 लाख एम्प्लॉय हैं और 6 लाख एम्प्लॉय सहित उनके परिवार के सदस्यों की संख्या मिलाकर 19 लाख हो जाती है और 19 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगवाएगी रिलायंस फाउंडेशन और इसका पूरा खर्चा रिलायंस फाउंडेशन ही उठाएगी। तो बड़ी खबर, रिलायंस परिवार के कर्मचारियों को अब वैक्सीन लगेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। कंपनी इसका खर्चा उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा ऐलान आया है, कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएगी कंपनी। कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा कंपनी ही उठाएगी। कर्मचारियों के परिवार का वैक्सीनेशन भी कंपनी ही करवाएगी। RIL में है इस वक्त 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी और कर्मचारियों के परिवार समेत करीब 19 लाख सदस्य ऐसे हो जाते हैं जिनका खर्चा कोरोना वैक्सीन का अब कंपनी ही उठाने वाली है। तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान अपने कर्मचारियों के लिए। तो रिलायंस फाउंडेशन अपने कर्मचारियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाएगी और सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी मुफ्त में ही वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। जो भी खर्च आएगा वो कंपनी उठाएगी। करीब 6 लाख कर्मचारी इस वक्त रिलायंस से जुड़े हुए हैं और RIL में 6 लाख कर्मचारी के अलावा उनके परिवारों की संख्या मिलाकर हो जाती है 19 लाख रुपए।